योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, कॉन्शियसनेस विच इज अनडिवाइडेड इमेजिन्स टू इटसेल्फ desirable objects and runs after them. It is then known as the mind. सूत्र कहता है कि ये चेतना जो कि अविभाजित है, अखंडित है, वो स्वयं के भीतर ही तमाम कल्पनाओं को उत्पन्न करती है, जिनके पीछे वो जाना चाहती है, अनुभव पाना चाहती है। और जब वो उनके पीछे जाती है, इसी को तब हम मन कहते हैं। इससे पहले जो सूत्र लिया, शांत मन और मुक्त मन, और ये सूत्र, अब ये सूत्र मन और मन के जो विलीन होने की प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए है। आगे के सूत्र भी इसी मन को ही लेकर चलने वाले हैं। क्या है मन? सूत्र कहता है कि ये एक अविभाजित चेतना, अखंडित चेतना, उसमें कोई विभाजन नहीं है, लेकिन उसी अविभाजित अवस्था में अनेक अनुभवों को जीने की एक अंतर्निहित हलचल होती है, विस्तृत होने की एक अंतर्निहित हलचल होती है, और तब वो चेतना उनके पीछे सक्रिय होती है, उनकी उपलब्धि, उनके अभिव्यक्ति और उनके विस्तार को सक्रिय करती है, और तब जो घटना इस सब के संयोग से बनती है उसी को हम मन कहते हैं। यानी कि जब हमारे भीतर अनुभवों की चाह समाप्त हो चुकी होती है, हमारे भीतर किसी भी तरह के विस्तार की आकांक्षा समाप्त हो चुकी होती है, हम स्वयं में ठहर चुके होते हैं, तो हम स्रोत में डूब जाते हैं। उस समय मन की आवश्यकता नहीं रह जाती। मन आवश्यक है इस संसार के कार्य व्यापार के संचालन के लिए। मन उस फंक्शनल यूटिलिटी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इसी मन में फिक्शनल पॉसिबिलिटी भी दी गई है, वो भी फंक्शनल यूटिलिटी में काम आती है, लेकिन अगर उसको फिक्शनल ही बनाते चले जाएं, कहानियां, कल्पना, तो वो एक नई समस्या बन जाता है, एक नया बंधन बन सकता है उसमें। लेकिन अगर हम अपनी दौड़ को देख लें, अपनी आकांक्षाओं की दौड़ को हम देख लें, समझ लें, जान लें, तो जल्दी ही फिर ये जो चैतन्य और मन का कार्य व्यापार है, या उसको लीला कहें, जो भारतीय दर्शन बार बार कहता है, वो हमको समझ में आ जाती है। उस क्षण हम जिस जगह पहुंचते हैं वो बड़ी रोचक जगह होती है। मेरा मन कहने वाली बात वहां नहीं रह जाती। हाँ, हम उपयोगिता के लिए ये मेरा और तेरा सारा उपयोग करते हैं, लेकिन मेरा मन, जैसे मेरे अंदर कोई मन अलग से इनबिल्ट है, नहीं, वो एक ही चैतन्य इस शरीर के माध्यम से जब कुछ भी अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ेगा तो एक मन की घटना सक्रिय हो जाएगी। वो होगी उस सामूहिक मन का ही हिस्सा, उस टोटलिटी का ही हिस्सा होगी। तो ये सूत्र मनोविज्ञान के भी एक अलग ही गहरे धरातल की तरफ हमको लेकर चलते हैं। मानवीय चेतना को उद्रगामी बनाने के, खींचने के बहुत ही प्रगाढ़ सूत्र हैं ये, जिसके हम प्रारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। केवल मन पर ही काम करने से बात तो बनने वाली नहीं। मन जहां से उठा है, जिस स्रोत से, हमको तो उधर लौटना होगा। हम मन की चिकित्सा करेंगे, मन का इलाज करेंगे, मन को समझाएंगे, मन पर बहुत सारे कार्य व्यापार करेंगे, लेकिन वो सब लहरों पर सजावट करने जैसे आयोजन होंगे। कभी सोचें, उठती हुई लहर को हम कितना भी सजा दें, वो अंततः तो सागर में ही गिरनी है।
उसको विश्राम तो वहीं मिलना है। तो जब तक ये मन अपने स्रोत के साथ अपने अविभाजित रूप को नहीं देख लेता है, तब तक उसका संपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होता। स्वास्थ्य कोई अलग घटना नहीं है। अब जैसे कि स्वास्थ्य हमको लाना पड़ता है, ये हमारी त्रासदी है, ये हमारे विकास की और हमारे ज्ञान की त्रासदी। हमको शरीर का स्वास्थ्य लाना पड़ता है, हमको मन का स्वास्थ्य लाना पड़ता है। जबकि उस स्रोत ने शरीर को भी परफेक्ट बनाया, मन को भी उसने परफेक्ट बनाया, कोई उसने बीच में नहीं। लेकिन जो बीच में उसने फिक्शनल की पॉसिबिलिटी दे दी, कल्पना की उड़ान की, तो बस उसी के चलते सब बिखराव हो जाता है। शरीर के पोषण के लिए हम पता नहीं किधर निकल जाते हैं, मन को रंगने, मन को पोषण देने में, मन को सुविधा देने में हम पता नहीं किस दिशा में निकल जाते हैं और बिखराव शुरू हो जाता है। मन को क्या स्वास्थ्य देना है? वो तो एक जैसे चैतन्य से उठी हुई लहर की तरह है, पूरी तरह स्वस्थ है। बस जो एक शब्द सूत्र में उपयोग किया गया, अविभाजित, वो अविभाजित होने की जो स्मृति है, उसका विलोप होना, उसका हटना ही समस्या है। हम कितनी भी किसी की मनोचिकित्सा कर दें, लेकिन जब तक उसको मेरा मन, ये बात गहरे पड़ी है, तो फिर सारी बीमारियां सिर उठा लेंगी, फिर सारी चीजें आ जाएंगी और वो परेशान होता रहेगा। क्योंकि मेरे मन में क्या किया जाएगा? कुछ बहुत करने की गुंजाइश नहीं होगी, बहुत कुछ करने की संभावना नहीं होगी। वो अलग इकाई की तरह दिखता है, लेकिन जल्दी ही वो गिरेगा, विलीन होगा और कोई नया मन बनेगा। हमारे भीतर भी एक ही मन नहीं होता। कभी अगर हम गौर करके देखें, मनोविज्ञान इन सब चीजों को समझने की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ा भी है। हमारे भीतर मन की एक सतत धारा है। हमेशा एक मन का नया रूप हमारे सामने होता है। कभी कभी लोगों को चौंकाता भी है और कभी कभी लोगों को अभिभूत भी कर देता है। जैसे हमारा शरीर, उसमें अनेक कोशिकाएं प्रतिक्षण मर रही हैं और जन्म रही हैं, इसी तरह से मन भी एक ऐसी घटना नहीं कि जो हमेशा एक ही जैसा बना रहता है। बचपन से लेकर आज तक जहां हम बैठे हैं, वहां पर अगर हम मन की इस घटना को देखेंगे तो हमको एक चीज ये दिखाई देगी और हमको लगेगा परिपक्वता आई है। पहले बचकानापन था, फिर धीरे धीरे हमने सीखा और हमने एक परिपक्वता ली। क्या यही बात सच है? नहीं। शरीर की अपनी यात्रा चल रही थी उस स्रोत के माध्यम से, और जब जैसी अभिव्यक्ति की उस शरीर के माध्यम से आवश्यकता रही अस्तित्व को, उस स्रोत को, वैसे मन का प्रकट होना घट गया। मन की एक नई धारा। इसीलिए मन में छलांग भी लगती है, मन में गिरावट भी आती है और लोग समझ ही नहीं पाते हुआ क्या। अगर वो एक ही जैसी घटना हो और कहीं हमारे नियंत्रण में हो तो सब कुछ वैसा ही चलता रहे। जो सर्जक लोग हैं, कोई भी चीज रचते हैं, किसी भी फील्ड में हो, तो वो हमेशा उसको प्रकट कर लें, लेकिन हमेशा नहीं कर पाते, क्योंकि इस समय आवश्यकता नहीं है अस्तित्व को उसकी, तो वो नहीं आएगा उस शरीर के माध्यम से, वैसा मन प्रकट नहीं होगा। कभी वही मन बहुत परिपक्वता में चला जाता है, क्योंकि उसको परिपक्वता की आवश्यकता होती है उस समय। इसलिए इस मन से लड़ना बंद कर देना होता है। हमको अपने स्रोत में लौटना होता है, श्रोतापन्न होना होता है, अपनी उपस्थिति, अपने प्रेजेंस में डूबना होता है। वो अविभाजित अखंडित अवस्था है। जितना हम अपनी उस उपस्थिति में डूबेंगे, अपने इंडिविजिबल, अविभाजित, अनडिवाइडेड होने में, जो बाउंडलेस बीइंग हमारी है, उसमें हम जितना डूबेंगे, तो हम मन की चिंता छोड़ देंगे, क्योंकि उस
होने से, उस स्रोत से जैसे मन की आवश्यकता होगी वो प्रकट हो जाएगा। इस अवस्था में देखिए कितनी रोचक बात होगी। ना मन टूटता है, ना मन खराब होता है, ना मन उठता है, ना गिरता है। लेकिन हम तो सारी भाषा उपयोग करते हैं। हम कहते हैं मन खराब हो गया, मन टूट गया, मन डूबा डूबा है, मन उड़ा उड़ा है। क्या है सब ये? यहां पर उस फिक्शनल पॉसिबिलिटी जो मन को मिली थी, उसने सब अपना खेल शुरू किया। हम फंक्शनल में आएंगे तो एक बड़ी ही यथार्थपरक, बहुत ही रियलिस्टिक चीज हमको दिखाई देगी कि मन बस है, जैसे शरीर बस है। शरीर को हम पोषण देते हैं, लेकिन शरीर के बारे में निरंतर चिंतित नहीं रहते, उसकी आवश्यकता नहीं। मन के बारे में अगर हम देखें, लोग निरंतर चिंतित हैं। मनोरंजन कैसे होगा, टाइम पास कैसे होगा, लोगों से मिलकर मन बहलाना है, मन को संवारना है, रंगना है। मनोरंजन भी तो वही है। तो ये मन के प्रति हम जैसे लगातार सक्रिय रहना चाहते हैं। और क्या उसकी आवश्यकता है लगातार सक्रिय रहने की? मन को तो सक्रिय रहने की कोई आवश्यकता नहीं। सूत्र इतनी स्पष्ट और इतनी गहनतम मनोवैज्ञानिक बात कहता है कि उस पर ध्यान मत दो। जब वो अविभाजित चेतना अपनी किसी भी गतिविधि को विस्तार देना चाहेगी और उसके पीछे कोई शक्ति, कोई ऊर्जा चाहिए होगी, तो मन का निर्माण हो जाएगा और मन प्रकट होकर उस प्रक्रिया को संपन्न करेगा, क्योंकि मन वो बीच का उपकरण है जो इसमें सहयोगी होगा। और जब वो घटना पूरी हो जाएगी, मन विलीन हो जाएगा। वो मन विलीन हो जाएगा, फिर कोई और मन पैदा होगा। मन की घटना को हम ऐसे ही देखें जैसे हमारे भीतर एक सतत नदी बह रही है, सतत धारा। उसमें हमेशा नया जल है, हमेशा नवीनता है। लेकिन हम अपनी स्मृतियों से बोझिल होकर, अपनी कहानियों से बोझिल होकर हमेशा मन को एक पुरानी घटना की तरह देखते हैं। वो हमारा उसका पर्सनलाइजेशन होता, वैयक्तिकरण होता है। जब हम उसको इम्पर्सनल होकर देखेंगे, अवैयक्तिक होकर देखेंगे, तो बहती हुई नदी है, प्रतिक्षण नई है। नई है तो हमेशा तरोताजा है, पुनर्जीवित करने वाली। तो चिंता क्यों करनी? इस मन के बारे में क्यों सोचना इतना? वो अपना काम करेगा, हम बस अपने होने में ठहरे, डूबे। ऋषि वशिष्ठ बहुत स्पष्ट रूप से इस सूत्र में ये बात कहते हैं।